अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने स्टार्ट किया था होम्योस्टेसिस और होम्योस्टेसिस में हमने होम्योस्टेसिस को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लिया था, डिफ़ाइन कर लिया था। फिर हमने एग्जांपल पढ़ा कि होम्योस्टेसिस के जो कंपोनेंट होते हैं वो कैसे काम करते हैं। उसमें हमने टेम्परेचर का जो एग्जांपल था वो क्लियर कर लिया था कि टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो होम्योस्टेटिकली आपकी बॉडी उसे कैसे रेगुलेट करती है, कैसे डिक्रीज़ करती है। आज हम पढ़ेंगे कि जितने भी हमारी बॉडी में होम्योस्टेटिकली चीज़ें रेगुलेट होती है तो ये बेसिकली होती क्यों है, इसका फंक्शन क्या है, मतलब क्यों आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस जो है वो परफॉर्म होता है और क्यों आपकी बॉडी में सारी चीज़ें होम्योस्टेटिकली रेगुलेट होती है। तो आज हम ये पढ़ेंगे। अब नॉर्मली क्या होता है कि आपकी बॉडी में सेल पाए जाते हैं। मैंने क्या कहा था कि आपकी बॉडी दो ही चीज़ों से मिलकर बनी है, एक सेलुलर पोर्शन, एक वाटर पोर्शन। ठीक है, तो सेल होते हैं, जितने भी बॉडी में फंक्शन होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, उसके सेल परफॉर्म करते हैं। चाहे वो नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम एक पूरा सिस्टम है, बना किस चीज़ से है, न्यूरॉन से बना है। तो जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं नर्वस सिस्टम के, तो वो बेसिकली परफॉर्म कौन करता है, वो परफॉर्म करता है नर्वस सिस्टम। इसी तरह अगर आप लोग किडनी रीनल सिस्टम की बात करें तो रीनल सिस्टम का बेसिक काम क्या है, एसिड बेस बैलेंस एंड एक्सक्रीशन, यूरिनेशन, फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली फिल्ट्रेशन जो है ये रीनल सिस्टम का काम है, लेकिन परफॉर्म कौन करता है रीनल सिस्टम के अंदर, वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ नेफ्रॉन। ठीक है, तो हर एक सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली परफॉर्म किसके ज़रिए होता है, वो उनके सेल के ज़रिए होता है। तो होम्योस्टेसिस किसका नाम है कि उसका सेल का जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है वो बरकरार रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो नॉर्मली जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो किस लेवल पे होता है, वो सेलुलर लेवल पे होता है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में ये क्या है, ये सेल है, ये क्या है, ये एक सेल है। अब सेल में क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं। सेल में क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं, प्रोटीन बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, डीएनए वगैरह ये सारे क्या करते हैं, जेनेटिक कोडिंग करते हैं। सारी चीज़ें जितने भी सेल के अंदर होती हैं तो या तो मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म स्टार्ट होती है, रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आप लोगों की जो सेल की एक्टिविटी है वो परफॉर्म होती है। ठीक है, तो सेल में क्या होता है, रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आपके सेल की जो एक्टिविटी है, जो फंक्शन है वो क्या होता है, परफॉर्म होता है। अब रिएक्शन के दौरान होता क्या है कि कोई भी ए सब्सटेंसेस कन्वर्ट होता है बी में, कोई भी सब्सटेंसेस कन्वर्ट होता है ए से बी में। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोटीन बन रहा है तो प्रोटीन बनने के लिए क्या होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए। अमाइनो एसिड मिलेंगे आपस में तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो रिएक्शन होने के बाद कोई भी प्रोटीन बनता है, कोई भी एंजाइम बनता है, कोई भी हार्मोन बनता है। तो सारी चीज़ें सेल के अंदर कैसे होती है, रिएक्शन, कुछ रिएक्शन होते हैं तभी वो चीज़ें बनती है। अब फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली रिएक्शन होता है, कोई भी सब्सटेंस ए से बनता है बी में। ठीक है, अब इस सब्सटेंस को बनाने के लिए यहाँ पे होता क्या है, मेटाबॉलिज्म होती है। यहाँ पे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म बेसिकली किस वजह से होता है, यहाँ पे एंजाइम होने चाहिए। यहाँ पे क्या होने चाहिए, एंजाइम होने चाहिए। एंजाइम ही क्या करते हैं, इस मेटाबॉलिज्म को कैटालाइज करते हैं। नॉर्मली फंक्शन में ऑलमोस्ट 90% जो काम होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म होती है वो किस लिए, किसकी वजह से होती है, वो एंजाइम्स के ज़रिए होती है। अगर ये एंजाइम काम करना बंद कर दें तो आप लोग की जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टॉप हो जाएगी, तो आप लोग के जो सेल होते हैं वो फंक्शनलेस हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जितने भी मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन होते हैं सेलुलर लेवल पे वो कौन परफॉर्म करता है, 90% एंजाइम के ज़रिए होता है, और बाकी जो 10% होते हैं वो किसके ज़रिए होते हैं, वो सिंपल परफॉर्म में रिएक्शन कैटलाइज होता है। अब यहाँ पे ये जो एंजाइम है उसके लिए क्या होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द एंजाइम इनएक्टिवेट होते हैं। उसकी एक्टिवेशन के लिए जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं सेल के अंदर, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए एटीपी। यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल क्या होता है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनता है, एटीपी बनता है, एटीपी। अब एटीपी आता कहाँ से है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। अब वहाँ पे भी कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि इस एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इस एटीपी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब एटीपी होगी तभी कुछ एंजाइम जो होंगे वो फास्फोराइलेट होंगे, वो एक्टिवेट होंगे। विदाउट एटीपी वो एंजाइम इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब एटीपी होगी तभी एंजाइम एक्टिवेट होंगे, जब एंजाइम एक्टिवेट होंगे तभी ये रिएक्शन कैटालाइज होगा, आपके सेल के अंदर प्रोटीन बनेगा, एंजाइम बनेगा, चैनल बनेंगे,
वो रिसेप्टर बनेंगे, मेम्ब्रेन बनेगा, सारी चीज़ें जितनी भी बनती है रिएक्शन से ही बनती है, ठीक है। तो एटीपी होगी तभी एंजाइम एक्टिवेट होंगे, एंजाइम एक्टिवेट होंगे तभी रिएक्शन कैटालाइज होगा, और जब रिएक्शन होगा तो आप लोग का सेल जो है वो एक्टिव होगा और वो परफॉर्म करेगा अपना फंक्शन। अब इसके नॉर्मल रिएक्शंस के लिए क्या होना चाहिए? इसके नॉर्मल रिएक्शन के लिए आप लोगों की कुछ चीज़ें होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है आप लोग के सेल को, जो कि आपने पूरी करनी होती है। आपकी बॉडी ने उस सेल को वो सारी चीज़ें देनी होंगी जिसके लिए जिसकी वजह से एटीपी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से एंजाइम बनेंगे, जिसकी वजह से ये रिएक्शन होगा। तो वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें ये हार्ट है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, ये क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है। अब लेफ्ट साइड से क्या होता है, लेफ्ट साइड से क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड एजेक्ट होता है। अब जैसे ही ब्लड एजेक्ट होता है तो ब्लड में होते क्या चीज़ है, अब ब्लड एजेक्ट होगा लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से जब ब्लड एजेक्ट होता है तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। लेफ्ट साइड से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड एजेक्ट होता है तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट, बॉडी के हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को वो ब्लड पहुंचता है। और जब वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर लेता है तो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के सेल को मिलता है, टिश्यूज़ को मिलते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक सेल का एग्जांपल दूंगा, तो हर एक सेल को ये पर्टिकुलर चीज़ें ब्लड के ज़रिए पहुँचती है। अब ब्लड जैसे ही लेफ्ट साइड से पंप होता है तो ब्लड में बेसिकली होती क्या चीज़ है, ब्लड में होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, लिपिड्स होते हैं, फैटी एसिड, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है, फैटी एसिड होते हैं। अब ये सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, ये सेल को जाएगी। अब ये सेल को जाएगी तभी इन सारी चीज़ों से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इन सारी अमाइनो एसिड होंगे तभी प्रोटीन बनेंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट जो है प्रोटीन का वो क्या है, वो है अमाइनो एसिड। फैटी एसिड होंगे, लिपिड्स मीन फैटी एसिड, फैटी एसिड होंगे तभी आप लोगों के बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो बनेंगे, जो आप लोगों की बॉडी में लिपिड्स होंगे सारे के सारे, जो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स है वो बनेंगे, फास्फोलिपिड, तो सेल का एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म होगा। ग्लूकोज जाएगा सेल के अंदर तो ग्लूकोज से क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लाइकोलिसिस के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनेगा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली एक सेल को मिलनी चाहिए उसके नॉर्मल फंक्शन के लिए, ठीक है। सेकंड, यहाँ से क्या मिलना चाहिए, ऑक्सीजन। नॉर्मल अमाउंट में सेल को क्या मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए। अगर ऑक्सीजन मिलेगा आप लोगों के सेल को तो यहाँ पे ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन के बाद, जब ऑक्सीजन मिलता है टिश्यू को तो यहाँ पे ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है तो उसी से एटीपी बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब किसी सेल को ये ऑक्सीजन ठीक तरीके से नहीं मिल रहा तो क्या होगा, एटीपी ठीक तरीके से नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ज़रिए किसी भी पर्टिकुलर सेल को ग्लूकोज नॉर्मली मिलना चाहिए, अमाइनो एसिड नॉर्मली मिलना चाहिए, लिपिड्स फैटी एसिड नॉर्मली मिलना चाहिए, ऑक्सीजन नॉर्मली मिलना चाहिए। यहाँ पे जितने भी अदर न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वो नॉर्मली फ्लो होने चाहिए टुवर्ड पर्टिकुलर सेल। जब ये सारी चीज़ें नॉर्मली सेल को मिलेंगी तभी सेल का जो नॉर्मल फंक्शन है वो परफॉर्म होगा। अब ये सारी चीज़ें कैसे नॉर्मल एक पर्टिकुलर सेल तक जाएगी, वो ब्लड के ज़रिए जाएगी। अब ब्लड एक ख़ास प्रेशर से जाएगा तो हर एक सेल तक पहुँचेगा। अगर ब्लड एक ख़ास प्रेशर से पंप नहीं होता तो वो हर एक सेल को पहुँचता नहीं है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए ब्लड का प्रेशर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो कम भी नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए। अब अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा तभी पर्टिकुलर सेल को ठीक तरीके से ब्लड जाएगा। जब ब्लड ठीक तरीके से किसी भी पर्टिकुलर टिश्यूज़ के सेल को जाता है तभी ये सारी चीज़ें, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, सारी चीज़ें जो हैं वो पर्टिकुलर सेल को ठीक से पहुँचेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग के ब्लड का प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें ये नहीं है कि सिर्फ हार्ट से पंप हो जाए और टिश्यू को पहुंच जाए। अब हमारी जीआईटी से हम ये सारी चीज़ें जो ग्लूकोज खाते हैं, जो हम फैटी एसिड हमारी बॉडी में जाता है, अमाइनो एसिड जाता है, तो ये आता कहाँ से है,
ये आता कहाँ से? हमारे बाहर हम चीज़ें खाते हैं तभी हमारे बॉडी में ये जाता है, और जाता कहाँ पे? हमारे GIT सिस्टम में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में। तो यहाँ पे क्या है? GIT सिस्टम। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में मैंने ये स्टमक शो किया है, लेकिन ये है GIT सिस्टम, कंसिडर कर लेते हैं। तो GIT सिस्टम में हम सारी चीज़ें, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो, फैटी एसिड हो, वाटर हो, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीज़ें हम बाहर से लेते हैं जो कि GIT सिस्टम में जाते हैं, और GIT सिस्टम के ज़रिए ये क्या होता है? ब्लड में जाता है। ब्लड में ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होते हैं, और ये सारी चीज़ें जब ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं तभी ये हार्ट को जाते हैं, और फिर लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट से ये सारी चीज़ें पंप होती है। तो हमारी GIT का सिस्टम भी नॉर्मल होना चाहिए, उसका फंक्शन भी नॉर्मल होना चाहिए। अगर वो फंक्शन नॉर्मल नहीं है तो ये सारी चीज़ें ठीक तरीके से GIT सिस्टम में फूड से बनेंगी नहीं। जब वो सारी चीज़ें ठीक तरीके से बनेंगी नहीं तो ये आप लोग के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होंगी। जब ये सारी चीज़ें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो टिश्यू उसको कैसे जाएंगी? जब ये सारी चीज़ें यहाँ से एब्जॉर्ब होगी ठीक से, तभी ये सारी चीज़ें टिश्यूज़ को जाएंगी। अगर ये ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती तो आपकी टिश्यूज़ को जाएगी कहाँ से? जब आती ही नहीं है कहीं से। ठीक है, तो GIT सिस्टम से ये सारी चीज़ें नॉर्मल अमाउंट में एब्जॉर्ब होनी चाहिए। अब ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें सेल को तो पहुँच गई है, सेल को ये सारी चीज़ें पहुँच गई है। ऑक्सीजन मिल गया है जिसकी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन हो गई है। फैटी एसिड मिल गया है जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी लिपिड के कंपाउंड बनने थे वो सारे बन चुके हैं। अगर हमें एनर्जी चाहिए तो फैटी एसिड से भी हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। सारे इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे मिल गए हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का एक नॉर्मल बैलेंस होना चाहिए। अब ये सेल है, सेल के अंदर वाला इन्वायरमेंट है तो दैट इज़ इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, और सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। अब एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में भी इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए, और इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में भी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल अमाउंट में होने चाहिए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है उसका भी एक ख़ास प्रेशर होना चाहिए, उसका भी एक ख़ास pH होना चाहिए, pH होना चाहिए, और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट का एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। pH भी नॉर्मल होना चाहिए और टेम्परेचर भी नॉर्मल होना चाहिए। अब नॉर्मली जो pH होता है वो भी नॉर्मल होना चाहिए और टेम्परेचर भी। अब ये दोनों चीज़ें भी अमाउंट में नॉर्मल होने चाहिए। अब ग्लूकोज नॉर्मल है तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस नॉर्मल है, ग्लाइकोलिसिस नॉर्मल है तो अगर ऑक्सीजन आता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो सेल नॉर्मली ATP प्रोड्यूस करेगा। अमाइनो एसिड आता है तो अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनेंगे, जितने भी हमारे प्रोटीन्स बनते हैं सेल के लिए, और सेल में उसके लिए क्या होना चाहिए? अमाइनो एसिड नॉर्मली आने चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स आने चाहिए जो कि आप लोग के सेल के अंदर और सेल के बाहर जो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है जो सेल वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं वो नॉर्मल होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है तो सेल का जो वॉल्यूम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप लोग का ऑक्सीजन आना चाहिए, ऑक्सीजन आना नॉर्मल अमाउंट में आएगा तभी आप लोग के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन के बाद ATP बनेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ATP बनेगी ठीक से तभी ये एंजाइम जो है ये एक्टिवेट होंगे और एंजाइम के जरिए ये सारी रिएक्शन जो है कैटालाइज होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये pH नॉर्मल होना चाहिए, टेम्परेचर। अब अगर pH इंक्रीज होता है, pH क्या होता है? इंक्रीज होता है या pH डिक्रीज होता है बहुत ही ज़्यादा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है या टेम्परेचर डिक्रीज होता है बहुत ही ज़्यादा, तो आप लोग के जितने भी एंजाइम होते हैं ना बॉडी में, जितने भी एंजाइम होते हैं वो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करना छोड़ जाते हैं, वो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करना छोड़ जाते हैं। अब अगर यहाँ pH बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, pH क्या हो गया है? बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? हाईली एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक इन्वायरमेंट में एंजाइम काम करना छोड़ जाते हैं। तो एंजाइम जब काम ही नहीं करेंगे तो पहले ही मैंने कहा कि जब एंजाइम काम करना छोड़ जाते हैं तो आप लोग की बॉडी में सारे रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं। जब रिएक्शन स्टॉप होंगे तो आप लोगों का जो नॉर्मल फंक्शन है वो कैसे परफॉर्म होगा? तो ये नॉर्मल होना चाहिए। सेम टेम्परेचर में भी अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो भी एंजाइम काम करना छोड़ जाते हैं। जब एंजाइम काम नहीं करते तो क्या होता है
कि आप लोग के रिएक्शन कैटालाइज नहीं होंगे तो आप लोग के जो सेल होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे एंड में। आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी भी बंदे को फीवर होता है, किसी भी बंदे को क्या होता है, फीवर होता है, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो आप लोगों के जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन में वो फीवर हो जाए उसे, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बंदा वीक हो जाता है, बंदे से उठा नहीं जाता। तो जब वो उठा नहीं जाता बंदे से, तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनके सेल की एक्टिवेशन जो है, जो एक्टिवनेस है वो ख़त्म हो गई है। मसल के सेल एक्टिव नहीं हो रहे हैं, मसल के सेल ठीक से काम नहीं कर रहे, तभी वो एक्टिव नहीं हो रहा, ढीला पड़ रहा है। तो क्यों पड़ रहा है, क्योंकि उसके एक्टिवनेस के लिए क्या होना चाहिए, उनके एंजाइम नॉर्मल होने चाहिए। अब उनके एंजाइम नॉर्मल ही नहीं है, एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि उनके एंजाइम सारे डीनेचर हो गए हैं। जब उनके एंजाइम डीनेचर हो जाए हैं तो जो रिएक्शन होंगे वो कैटालाइज नहीं होंगे। जब रिएक्शन कैटालाइज नहीं होगा तो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं होगी। जब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगी तो आप लोग वीक हो जाएंगे, आप लोग मूवमेंट ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हाई फीवर में क्या हो जाते हैं, आप लोग वीक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि एंजाइम डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर के साथ। इसी तरह जब बहुत ही ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो जाए किसी भी पार्टिकुलर सेल को, तो उसमें भी एंजाइम का जो नेचर है वो ख़त्म हो जाता है, एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। जब एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो उस पार्टिकुलर सेल के अंदर सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी वो स्टॉप हो जाएंगे। जब वो स्टॉप हो जाएंगे तो क्या होगा, तो सेल की एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, आप लोग का नॉर्मल फंक्शन रुक जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो मुर्दा खाने होते हैं ना, मुर्दा खाने, तो उसमें क्या करते हैं, वो बॉक्सेस लगे होते हैं। उन बॉक्सेस को एक फ्रीज़र की तरह ठंडा रखते हैं, फ्रीज़र लगाए होते हैं, तो वो बॉक्सेस काफ़ी कूल होते हैं। जब वो काफ़ी कूल होते हैं तो उससे होता क्या है कि उसमें जब मुर्दा बंदा रखा जाता है तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है उसकी बॉडी। लेकिन जो मुर्दा खाने होते हैं ना, उसमें सालों तक वो बॉडी पड़ी रहती है लेकिन वो ख़राब नहीं होती। वो ख़राब क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे उन जो बॉक्सेस लगे होते हैं, उन बॉक्सेस को एज अ फ्रीज़र, जैसे कि फ्रीज़र होता है ना, तो उसकी तरह बॉक्सेस बनाई होती है। तो वहाँ पर टेम्परेचर वो बहुत ही ज़्यादा कम रखते हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उनके सारे जो सेल के जो एंजाइम होते हैं वो सारे डीनेचर हो जाते हैं। जब उन बॉडीज़ के सारे एंजाइम डीनेचर होंगे तो डीकम्पोजिशन के लिए, बॉडी की ऑटोफेगी के लिए लाइसोसोमल एंजाइम या सारी चीज़ें होनी चाहिए, एंजाइम होने चाहिए जो कि इन चीज़ों को कैटालाइज करें, उनको ब्रेक करें, सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। अब जब वो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं तो उनके जो ऑटोफेगस है, लाइसोसोमल एंजाइम है जो कि ब्रेक करते हैं सेलुलर लेवल पे चीज़ों को, तो वो सारे डीनेचर हो जाते हैं। तो उनमें जो रिएक्शन होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। जब रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं तो उनकी बॉडी डिकम्पोज नहीं होती, उनके सेल डीनेचर नहीं होते, उनके सेल ब्रेक नहीं होते, उनके सेल ख़राब नहीं होते, बस एक लेवल पे वो रुक जाते हैं। हाँ, एंड में वो वीक हो जाते हैं क्योंकि उनको एनर्जी कहीं से नहीं मिलती, वीक हो जाते हैं। ठीक है, अब एक मूवी आप लोगों ने अगर देखी हो तो एक मूवी में क्या होता है, किंगस्टन नाम है आई थिंक उस मूवी का। तो उसमें अगर आप लोगों ने देखी हो तो किंगस्टन में एक साइड एक्टर होता है कि हीरो का परफॉर्मेंस करता है वो भी, लेकिन ये है कि वो ड्रग्स, कुछ विलन जो होते हैं ना वो कुछ ड्रग्स का काम करते हैं और वो ड्रग्स जो होता है वो इंटरनेशनल पे वो स्प्रेड करते हैं। तो वो जो हीरो का साइड एक्टर वाला एक दोस्त होता है तो वो भी वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देता है। तो वो ड्रग्स काम क्या करते हैं कि कुछ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं उसकी बॉडी पे। तो वो स्टार्ट जैसे हो जाती है तो बॉडी जो है वो पटना स्टार्ट हो जाती है, उनके सेल पटना स्टार्ट हो जाते हैं रिएक्शंस की वजह से। तो जब वो जो किंगस्टन वाला जो कंपनी होती है वो होती है, तो वो जब उनको पता चल जाता है कि ये बंदा क्या कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो उसको क्या कर देता है, एक फ्रीज़र वाले बॉक्स में रख देते हैं। अब फ्रीज़र वाले बॉक्स में क्यों रखते हैं, क्योंकि उनके एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। जब उसके सारे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं तो उन ड्रग्स की जो रिएक्शंस होते हैं बॉडी में वो स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि रिएक्शंस के लिए एंजाइम का नॉर्मल होना ज़रूरी है। अब जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं, तो उसके जो फर्दर जो रिएक्शन आगे जाके डेथ काज करते हैं, सेल को लाइस करते हैं, सेल को ब्रेक करते हैं, तो उस लेवल तक उसकी बॉडी नहीं जाती। जब उसकी बॉडी उस लेवल तक नहीं जाती तो वो उसी स्टेट में रुक जाता है। जब वो उसका जो एंटीडोट है वो ले तो फिर उसको वो एंटीडोट दे देता है, उसे फ्रीज़र के बॉक्स से निकाल लेते हैं और वो बंदा ठीक हो जाता है। तो
किसी भी सेल के नॉर्मल इन्वायरमेंट के लिए टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, पीएच भी नॉर्मल होना चाहिए, उसे ऑक्सीजन भी नॉर्मल अमाउंट में मिलना चाहिए, फैटी एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, सारी चीज़ें, ग्लूकोज वगैरह ये नॉर्मल अमाउंट में मिलने चाहिए। अब ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होगा तो ही मेटाबॉलिज्म के एंड में क्या प्रोड्यूस होता है, मेटाबॉलिज्म के एंड में प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अमोनिया हो गया। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि सेल में मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। अब ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट अगर हमारी बॉडी में एकमुलेट होते हैं तो ये भी एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टिश्यूज के सेल को, तो ये भी हमारी बॉडी से निकलने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं निकलेंगे तो यहाँ पे एसिडिटी होगी। जब एसिडिटी होगी तो सेम एंजाइम काम करना बंद कर देंगे, जब एंजाइम काम करना बंद कर देंगे तो सेल क्या हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बॉडी से निकलता है, अमोनिया जो है ये बॉडी से निकलता है। अब ये सारी चीज़ें, अमोनिया किडनी में जाके एक्सक्रीट हो जाता है, हमारी बॉडी से निकल जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो थ्रू लंग्स, थ्रू रिस्पिरेटरी सिस्टम हम एक्सहेल कर लेते हैं और हमारी बॉडी से ये कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर सेल को नॉर्मल एनवायरनमेंट चाहिए, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है ना बाहर वाला, उसमें नॉर्मल सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये नॉर्मल सारी चीज़ें मौजूद है तभी आप लोग के सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, उसका नॉर्मल फंक्शन चलेगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही ठीक तरीके से सेल को और ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट नहीं जा रहे हैं आप लोग के किसी भी पर्टिकुलर टिश्यूज़ के सेल से, तो आप लोग के सेल में जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब बाहर वाला एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर सेल के जो एंजाइम होंगे वो काम करना बंद कर देंगे। जब वो काम करना बंद कर देंगे तो क्या होगा कि वो सेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड हार्मोन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें टिश्यूज़ को मिलती कैसे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, हार्मोन है, तो हार्मोन भी नॉर्मली मिलने चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सेल को, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके नॉर्मल फंक्शन के लिए, उसके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अब ग्रोथ कब होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो एडल्ट एज तक उसकी ग्रोथ होती है। अब उस ग्रोथ हार्मोन को नॉर्मल अमाउंट में रिलीज होना चाहिए, नॉर्मल अमाउंट में रिलीज होने के लिए होम्योस्टेटिक प्रॉपर्टी बंदे में होनी चाहिए। अगर होम्योस्टेटिक प्रॉपर्टी है तभी वो नॉर्मल अमाउंट में रिलीज होगा, उसकी बॉडी में सर्कुलेट होगा। जब वो नॉर्मल अमाउंट में सर्कुलेट होगा, हर एक टिश्यू को जाएगा तो हर एक टिश्यू की ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, ग्रोथ की ज़रूरत नहीं होगी, तो होम्योस्टेटिकली वो पिट्यूटरी ग्लैंड इनहिबिट हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन का रिलीज जो है वो बंद हो जाएगा, तो उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। तो जब ज़रूरत होती है तो ये होम्योस्टेटिकली आपकी बॉडी एक्टिवेट होती है और ये सारी चीज़ें टिश्यूज़ को देता है और इन सारी चीज़ें टिश्यूज से वापस से ड्रेन भी करता है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सेल को। दैट्स वाई होम्योस्टेसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि होम्योस्टेटिकली आपकी बॉडी का हर एक सिस्टम जो है वो ठीक तरीके से काम करे। हाल दो उसमें डिविएशन आती है, ऐसा नहीं है कि उसमें डिविएशन नहीं आती है, डिविएशन आती है, बिल्कुल आती है। चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है, मैंने कल भी बताया था टेम्परेचर में चेंज आता है, लेकिन उस चेंज को परमानेंटली ना रहने दे, उसके लिए आपकी बॉडी काम करती है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए होम्योस्टेटिकली जो है वो चीज़ें रेगुलेट होनी चाहिए ठीक तरीके से, ताकि आपके सेल का नॉर्मल एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। दैट्स वाई होम्योस्टेसिस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में। होपफुली इस लेक्चर से ये लास्ट था आप लोग के होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह होम्योस्टेसिस में फीडबैक का होगा, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक का, कि कैसे होम्योस्टेटिकली ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली जब ज़रूरत होती है तो ज़्यादा करती है, जब ज़रूरत होती है तो कम करती है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।